हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिंदी का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, उस स्कूल का जहाँ पर पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं। जहाँ पर पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं हाफ ईयरली के, आपको पता है इस बार पेपर आपका राइटिंग में भी आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको लिख के फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड करने होंगे, या फिर जैसे भी आपके स्कूल के टीचर्स बोलेंगे आपको टीम्स पर अपलोड करने होंगे, या फिर इन एनी अदर ऐप जिस पर आपकी क्लासेस चल रही है। तो पेपर आप देखेंगे एक बार, ये कोई नहीं पूछेगा कि मैम सेम पेपर आएगा क्या एग्ज़ाम में, क्या यही पेपर हमारे स्कूल में भी आएगा। हर रीजन का डिफरेंट पेपर होता है। ये आपके एक रीजन का पेपर है जहाँ पर कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुके हैं। पेपर को देख के आपको ये ज़रूर आइडिया हो जाएगा आपकी कितनी प्रिपरेशन है, प्लस क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है एंड ऑल, और सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ये आपका लास्ट पेपर है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपकी क्लास के सभी क्लासेस के अप टू क्लास 8 सारे सब्जेक्ट्स के सभी पेपर अवेलेबल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी क्लास की कोई भी क्विज़ की वीडियो आए, कोई भी वीडियो क्लास की आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो सबसे पहले आपका एक पद्यांश है। पद्यांश मतलब होता है पोएम। P4 पद्यांश, P4 पोएम। तो एक पोएम आपको दी जाएगी और उस पर बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पढ़ लेते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, सुमन मतलब होता है फूल, उपवन मतलब बगीचा। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। हम सब अलग अलग है लेकिन सब एक साथ है, तभी उपवन सुंदर लग रहा है। अगर एक ही फूल होता तो कोई उसकी शोभा नहीं होती। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कवि कहना सुमन फूलों के थ्रू कहना चाह रहा है लोगों के बारे में, कि लोग जैसे अलग अलग डिफरेंट है लेकिन सबका एक ही माली है और सब अलग है, इसीलिए ही दुनिया जो है वो इतनी खूबसूरत है। सभी लोग एक जैसे होते तो बहुत बोरिंग हो जाती लाइफ, है ना। एक हमारी धरती सबकी एक ही धरती है, जिसकी मिट्टी से हम जन्मे, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूम झूम कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो पोएम को आप पढ़िए, लेकिन मीनिंग क्या है, कवि कहना क्या चाह रहा है, वो थोड़ा डीप में जाके आपको समझना पड़ेगा। खैर, ये हमने रीड कर लिया। क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे हैं। पहला प्रश्न है आपका, इस काव्यांश के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है? मानवता का, सहृदयता का, एकता का, या फिर वीरता का? तो एकता का संदेश देने की वो कोशिश कर रहा है कि हम सब एक है। कवि उपवन की शोभा के लिए कितने माली है? एक ही माली है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। सुमन का अर्थ क्या है? सुमन मतलब होता है फूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फूल नहीं बोलेंगे इसको, फूल इंग्लिश वाला फूल हो जाता है, बेवकूफ़। दिस इज फूल, फ बोलना है आपको। व्योम अंबर अनंत किसके पर्यायवाची है? तो ये आपके आसमान गगन के पर्यायवाची है। ओके, याद भी रखेंगे आप, गगन, अनंत, अंबर, व्योम, ये सभी आसमान के पर्यायवाची होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। आगे गद्यांश है। गद्यांश मतलब जो आपका पैराग्राफ होता है। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। वे भारत को विकसित देश बनने का सपना पाले हुए थे कि भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अभी डेवलपिंग है, हम विकासशील है, विकास कर रहे हैं, विकसित नहीं है। बहुत सारे देश जैसे कि आपका जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब रशिया हुआ, ये सब विकसित देश है। भारत विकासशील है, तो वो चाहते थे कि भारत भी विकसित बने। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए हमारा। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इतनी उपलब्धियां, इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद डॉक्टर कलाम को जरा भी अहंकार नहीं था। वे सहज प्रवृत्ति के भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना और बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। इजी ही है। अब पैराग्राफ अब देख लेते हैं। डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? असहज, दयालु, सहज, क्रूर। तो वो सहज व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनने का सपना देखा था? अल्प विकसित, निर्मित, विकसित, विकासशील, तो विकसित देश। गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। डॉक्टर कलाम, हमारा देश, मेरा सपना, सर्वोच्च सम्मान। तो सर्वोच्च सम्मान के बारे में सब कुछ नहीं है, इसमें आपको डॉक्टर कलाम के बारे में बताया हुआ है, तो इसका सही शीर्षक होगा डॉक्टर कलाम। ओके, अब व्याकरण पर आते हैं। इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि व्याकरण काफ़ी हद तक रिपीट हो जाती है चीज़ें आपकी। 6 का व्याकरण में हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले तो आपको विलोम पूछा हुआ है। अमृत, अमृत का विलोम होता है विष।
जय, जय का होता है पराजय, हार जिसे हम कहते हैं, जय मतलब जीतना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित के अर्थ लिखिए। तरु, तरु मतलब होता है पेड़, वृक्ष भी आप लिख सकते हैं। नृप, नृप बोलते हैं हम राजा को। नेक्स्ट इज बहुवचन लिखना है, खिलौना, खिलौने। अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी ऐसे आएंगे, बहुवचन लिखिए, खिलौना के अलावा कोई और पूछ लेगा कुछ और, बाकी आपको पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस क्या आएंगे। ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में खिलौना ही आए, कुछ और आ सकता है, लेकिन बहुवचन आएगा, विपरीत शब्द आएंगे, शब्दों के अर्थ आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, मुहावरे आएंगे, विशेषण आएंगे। ये आपका सिलेबस है 6th क्लास का व्याकरण का। ओके, मिठाई, मिठाइयाँ, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो बच्चे आप जनरली गलती करते हैं, आप लिखते हैं मिठाई लिखेंगे और फिर यहाँ लगा देंगे, दिस इज़ रॉन्ग। मिठाइयाँ छोटी ई आती है इसमें। जब भी कोई बड़ी की मात्रा वाला शब्द हो, जैसे मक्खी, बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन मक्खियाँ जो होगा उसमें हमेशा छोटी की मात्रा आएगी, मक्खियाँ। ओके, तो जो भी शब्द बड़ी ई पे ख़त्म होता है उसके बहुवचन में हमेशा वो छोटी ई बन के यहाँ लग जाता है पीछे। ठीक, नेक्स्ट इज ओके, बहुवचन हो गया। जल और आग के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। जल का क्या हो जाएगा, पानी, नीर, तोय, कुछ भी लिख दीजिए आप, नीर। आग, अनल और अग्नि। ओके, नेक्स्ट इज विशेषण, विशेष्य का मिलान करिए। चंचल, चंचल क्या होगा, जंगल तो नहीं, आंगन नहीं, नदियाँ हो सकती है चंचल नदियाँ। दाना, दाना क्या होगा, दाना जंगल, दाना आंगन। समतल, समतल तो आंगन होगा, दाना जंगल ही होगा, बिकॉज यही बचा है। इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, आपको पता हो दाना जंगल का क्या मतलब है। विशेषण होता है जिनके बारे में बताया जाए, जैसे मैं कहूँ आंगन, आंगन कैसा है, समतल आंगन है, प्लेन है बिल्कुल। नदियाँ कैसी है, चंचल नदियाँ हैं। तो जंगल कैसा है, दाना जंगल है। इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, अगर किसी को पता हो दाना का क्या मतलब है। दाना तो वैसे आई थिंक बीज को बोलते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, कुछ और भी मतलब हो सकता है दाना जंगल, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 ही प्रकार की होती है मेन। जो पहले है आपकी स्वर संधि, मैं लिख देती हूँ स्वर। नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज व्यंजन संधि एंड लास्ट वन इज विसर्ग संधि, व्यंजन एंड लास्ट इज विसर्ग। अब स्वर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं, 6 एक सेकेंड, दीर्घ होती है, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, 5 होते हैं, सॉरी माफ करना, 5। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के प्रकार हैं। कहावतों का अर्थ बताइए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कोई भी बड़ा काम अगर आपको करना है, भाड़ फोड़ना बहुत कुछ कठिन काम अगर करना है, तो उसके लिए आपको सहयोग की ज़रूरत होती है। किसी भी बड़े काम के लिए सहयोग की ज़रूरत है, इसका ये मतलब है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, मतलब कि एकता में बल है। एक दो आदमी मिलके एक न कहीं आपको साथ मिल जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि 11 आदमी साथ हैं, तो इसका मतलब है एकता में बल है। मुहावरे का अर्थ लिखिए, तारे तोड़ लाना। तो तारे तोड़ लाना मतलब कोई असंभव या फिर बहुत कठिन कार्य करना। तेल निकालना, तेल निकालना मतलब बहुत मेहनत करवाना किसी से। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करिए। आना जाना, आना जाना को कैसे करेंगे आप, उसका दिल्ली, काम के कारण उसका दिल्ली आना जाना लगा रहता है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। सोच विचार कर, यह बहुत कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर सोच विचार कर दीजिएगा, है ना। आप केबीसी देखते हैं तो उसमें जनरली अमिताभ बच्चन कहते रहते हैं सोच विचार का उत्तर दीजिए, है ना। तो ये आप इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। खंड ग में जो गद्यांश आते हैं, माफ़ करना, वो आपकी बुक के होते हैं, तो मैं इसको रीड कर देती हूँ, आंसर आपको पता ही होंगे, बुक का ही गद्यांश है ये आपके। जब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, सॉरी अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया था। राजप्पा सारे लड़कों को कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर में एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। ठीक, राजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता, आपको पता होगा, आपकी बुक का प्रश्न है। मैंने 6th क्लास की हिंदी की बुक नहीं पढ़ी है, ना ही मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। आगे जो क्वेश्चन मुझे आते होंगे वो भी मैं बता दूँगी, आपको पता होगा। सिंगापुर में किसके मामा रहते थे, ये भी आपको, नागराजन के रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से पता लग रहा है हमें। प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक के ही प्रश्न में सिर्फ रीड कर देती हूँ। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की।
फिर एक पद्य पद्यांश पढ़िए। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही जाते हैं और बढ़ते हैं तो यानी कि बढ़ते ही जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। आपकी किसी पोएम का ये पार्ट लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में बीमार किसको बताया गया है? चांद कब बढ़ता चला जाता है? आकाश में चांद किस दिन दिखाई नहीं देता? तो इसका उत्तर मैं बता देती हूँ, अमावस्या को नहीं दिखता है। कुछ जनरल क्वेश्चन के आंसर मैं बता दूंगी आपको। अमावस्या को चांद नहीं दिखता, पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। साथी हाथ बढ़ाना गीत में सोने की बाहें को फौलादी क्यों कहा गया? माँ मोहन को ऐसे ऐसे करने पर क्यों घबरा रही थी? एल्बम चुराते समय राजप्पा मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। इनके उत्तर आप दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर दीजिए। कोई चार, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। ताड़का को किसने मारा? श्री राम ने ताड़का को मारा था। अगला प्रश्न, राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अगला प्रश्न है, राम के साथ कौन कौन वन गए थे? तो सीता एंड लक्ष्मण। अगला प्रश्न, दंडक वन में उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे? तो 10 वर्ष उन्होंने दंडक वन में ही बिताए थे। नेक्स्ट इज 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत आसान होगा। आपको पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, पिताजी को पत्र लिखिए। कोई भी एक आप लिख सकते हैं, किसी एक पर निबंध लिखेंगे। होली, मेरे प्रिय अध्यापक, दशहरा, प्रातःकाल भ्रमण। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। बाकी के सारे क्वेश्चन पेपर 6 क्लास के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। अब कोई बच्चा मुझे ना कहे मैडम ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दो, आप देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट में, हाफ ईयरली एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो।